हैं कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ, हम ये कहते थे कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू अगर सेम हो तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। वो भी कर सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी और उसकी फंक्शनल वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो, वो डेफिनेशन है। लेकिन जो एनालिटिक उसकी डेफिनेशन है वो आप लोग इस तरीके से लिखते हैं कि एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जी माइनस जी नॉट लेस देन डेल्टा। तो डिफरेंट फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए इस टाइप के जो फंक्शंस हों अगर आप लोगों को आ जाते हैं, तो चूंकि वहाँ पर टाइम नहीं होगा आप लोगों के पास, तो इन जनरल आप लोगों को बस ये याद रखना है वहाँ पर कि आप जी की जगह पे जी नॉट भी पुट कर दें तो तब भी जी नॉट स्केयर आएगा, और लिमिट भी इसके ले लें तो तब भी जी नॉट मॉड स्केयर ही आएगा। तो दोनों सूरतों में आप लोगों के पास आंसर इसका चेंज होने का जवाब ही पैदा नहीं होता। यानी कि ये वाला जो केस है ना कि लिमिटिंग वैल्यू ले लें, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी, और दूसरी तरफ डायरेक्ट जी नॉट पुट कर दें, चाहे इसके अंदर लिमिट पुट कर लें चाहे इसमें फंक्शनल वैल्यू ले लें, तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। तो इस वजह से ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूटी कब आ सकती है? अच्छा, ये एमसीक्यूज जब आएंगे ना तो वहां पे इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं होगा कि आप क्वेश्चन की तरीके से उसको सॉल्व करें। डायरेक्ट देखें कि इसमें अगर मैं लिमिट पुट करूं तो चेंज हो सकता है, या फंक्शनल वैल्यू देखूं तो पूरी हो सकती है, और दोनों का साइडों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है जी कंटिन्यूस है। हाँ, इशू आता है तो किस टाइप के फंक्शंस में? इस टाइप के फंक्शन में e पावर 1 ओवर जी स्क्वायर, इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है एट जी इज इक्वल टू 0। सादा सी बात है, आप जी की जगह पे जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 ओवर 0 क्या होगा? इन्फिनिटी। तो अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है, इनफाइनाइट आप लोगों के पास वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। या अगर फंक्शनल वैल्यू दे भी रखी है तो लिमिटिंग वैल्यू जी अप्रोचेस टू 0 लेंगे तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर होगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो ये हमें पता चल गया कि बहुत सारे फंक्शंस को उनकी लिमिटिंग और फंक्शनल वैल्यू देख के हमें पता चल जाता है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास फंक्शंस हैं, हम ले लेते हैं कोई भी वैल्यू। ये उस वाले से बता रहा हूँ कि लेट सपोज आपको वहाँ पर जब चेक करना है तो फौरन से उसको आप लोगों ने रिप्लाई करना होता है। ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा? तो आपने ना ये सोचना नहीं कि ये डिनोमिनेटर में 2 होता है, तो अगर ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यूड होता है फंक्शन तो फिर तो बात थी कि हम क्या करते, हम ये कह देते कि 2 होता, इसके अंदर चूंकि -2 पुट नहीं हो सकता जी की जगह पे, तो इस वजह से कंटिन्यूटी होगी नहीं क्योंकि फंक्शनल वैल्यू देता ही नहीं। लेकिन फंक्शनल वैल्यू तो खुद से उसने डिफाइन कर दी -5 कन्फर्म है, तो इसमें तो लिमिटिंग वैल्यू पुट होनी है, और लिमिटिंग वैल्यू पुट करने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी स्क्वायर प्लस 4 को जी -2 और जी प्लस 2 कर सकते हैं, तो जी प्लस 2 ऊपर वाले जी प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जी -2 बच जाना ऊपर। तो जी -2 के अंदर -2 पुट करेंगे तो -2 और -2 -4 इसका आंसर बन सकता है लिमिटिंग वैल्यू पे, और इसका आंसर जो है वो -5 है। तो दोनों सूरतों में क्या हुआ, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं है, तो इस वजह से ये फंक्शन भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में आप लोगों को इस हवाले से पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ कॉन्टिन्यूटी से ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि कॉन्टिन्यूटी के अंदर हम फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बहुत करीब जाती है, उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है व्हेन एवर जी माइनस जी नॉट लेस देन डेल्टा। जबकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में ये है कि फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के करीब नहीं जा रही, बल्कि टर्म्स एक दूसरे के करीब आती जा रही हैं। यानी कि हम यूं कहते हैं एफ ऑफ जी1 फंक्शनल वैल्यू एट जी1 एंड फंक्शनल वैल्यू एट जी2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जी माइनस जी2 लेस देन डेल्टा। और ये जो डेल्टा होता है ये अकेला डेल्टा नहीं होता यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के अंदर, दिस डेल्टा आल्सो डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन, ये फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन होता है या डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो जब एफ ऑफ जी1 माइनस एन के यूं कह लें कि जब क्रॉसपॉन्डिंग नंबर सेम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी फंक्शनल वैल्यूज एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्राइटेरिया उसको चेक करने का यही रहेगा जो एनालिटिक फॉर्म में मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि एफ ऑफ जी1 माइनस एफ ऑफ जी2 लेस देन एप्सिलॉन, और उसके अंदर बहुत ज्यादा दफा
अच्छा, ये जो चीज दे रखी होती है ना साइड पे, z mod लेसर इक्वल टू 1, ये अक्सर बेशतर आप लोगों से पूछी जाती है। इसके बारे में सिर्फ इतना आप लोगों को बता दूं कि z mod लेस देन 1 का मतलब सादा से ये है कि z की जगह पे x प्लस वाई होता अगर मैं पुट कर दूं, ये मैं अभी क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहा, ये साइड पे वैसे आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि ये आप लोग इस तरह की चीज बार बार देखा करेंगे। तो x प्लस वाई होता अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो z mod क्या बन जाएगा, z mod बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल स्क्र रूट, और z mod लेस देन और इक्वल टू 1 क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र सारे का स्क्र रूट लेस इक्वल टू 1। तो स्क्र रूट को खत्म करने के लिए जब स्क्र भी ले लूंगा तो तब भी लेस इक्वल टू 1 रहेगा। तो ये बेसिकली क्या बन गया है, ये क्लोज डिस्क बन गई है। लेस आर इक्वल टू का मतलब कि अंदर वाला भी सारा रीजन शामिल है और बाउंड्री भी 1 की शामिल है। तो विद सेंटर 0 0, क्योंकि सर्कल ऑफ सेंटर 0 की इक्वेशन है ना, तो ये डिस्क है हमारे पास क्लोज डिस्क, और लेस देन 1 होगा तो ओपन डिस्क बन जाएगी। तो ये उसकी डोमेन है बेसिकली कि आप लोग जी कहाँ से ले सकते हैं, तो ये जी की डोमेन साथ में दी हुई होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली जो कंटिन्यूटी है उसकी डोमेन में से ही कोई पॉइंट लेना होता है हमने ना। तो कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इस डोमेन पे है या नहीं, वो चेक करने के लिए आप वही काम करेंगे कि एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2 इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन अगर शो कर दें व्हेन एवर z1 माइनस z2 लेस देन डेल्टा, तो फिर वो इसकी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी भी इंश्योर हो जाएगी। और ये याद रखिएगा, ये चूंकि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है तो मैंने एग्जांपल नोट डाउन कर दी है, इसका सोल्यूशन भी आप मौजूद है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के भी अपने पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो एफ ऑफ जी कैसे फुलफिल करता है, यानी कि यहाँ पर एफ ऑफ जी1 जब लिखेंगे तो जी1 स्केयर आ जाएगा, माइनस जी2 एफ ऑफ जी2 जब लिखेंगे तो वो जी2 स्केयर आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, जी1 प्लस जी2 मॉड और जी1 माइनस जी2 मॉड, और इन दोनों को अब z जब लेस इक्वल टू 1 है तो z1 भी लेस इक्वल टू 1 होगा, z2 भी लेस इक्वल टू 1 होगा। तो इन दोनों को हम फिर क्या कह सकते हैं, z1 प्लस यहाँ पे क्या मौजूद था, हाँ जी ये है मेरे पास, हमने क्या प्रूव करना है, z1 माइनस z2 लेस देन डेल्टा। तो हम क्या कह देंगे कि f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 ये क्या बन गया है, इस सारे का जो मॉड था, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी, ये लेस आर इक्वल टू 2 टाइम्स z1 माइनस z2। अच्छा, ये 2 टाइम्स बेसिकली क्यों लिख लिया हमने z1 माइनस z2, याद रखिएगा z1 माइनस z2 जो वैल्यू है वो यहाँ पर z1 माइनस z2 एक तो पहले से ही हमारे पास मौजूद था ना, ठीक है। और जब डिफरेंस की हम बात कर रहे होंगे तो इनइक्वालिटी यहाँ पर होल्ड कर रही होगी 2 टाइम्स, जब आप लोग जो सम है उसको डिफरेंस के साथ क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे, या यूं कह लें कि आप लोग वैसे भी 2 टाइम्स अगर उसको नहीं भी लेते तो वैसे भी आप कह सकते हैं कि ये सारी वैल्यू जब लेस देन एप्सिलॉन होगी, तो यहाँ पर मैं इसको सारे को ही कह देता हूँ कि ये सारी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी व्हेन एवर z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2 मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो z1 माइनस z2 को एक साइड पर रखें, तो z1 माइनस z2 लेस देन एप्सिलॉन ओवर जो भी वैल्यू बचे उस सारी को हम क्या नाम दे देंगे, डेल्टा का नाम दे देंगे। ओके जी, तो ये हमारे पास सिचुएशन है जो कि यहाँ पर आ गई है। तो ये बहरहाल यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के पूरे क्राइटेरिया पर जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है उसके क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। इसके बाद यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बाद हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो है डिफरेंशियबिलिटी। हाँ, एक क्वेश्चन इसका मैंने आप लोगों को, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के हवाले से, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पीपीएससी का कि ये हमारे पास क्या सिर्फ कॉन्टिन्यूस है या यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। अब कॉन्टिन्यूस तो है ही, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी मॉड के हवाले से इसको हमने पहले चेक किया हुआ है। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी इसकी मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ क्योंकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के अंदर आप लोगों ने z1 और z2 कंबाइंड फॉर्म इसको लेना होता है। तो हम क्या ले लेते हैं, एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2, जो अभी मैंने प्रोसीजर बताया था कि 1 ओवर z1 माइनस 1 ओवर z2,
अच्छा, जब ये वैल्यू आ गई 1/g1 माइनस 1/g2, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो 1/g1 और 1/g2 की वैल्यूज क्या होंगी? तो हम किसी एक को ये कह लेते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर जो g1 और g2 है, ये डेल्टा हम एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो कि लेस देन 1 है हमारे पास, ठीक है। और g1 को हम एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, लेट्स सपोज g1 इज इक्वल टू डेल्टा और g2 इज इक्वल टू 9/10 डेल्टा। यहाँ पर चूज करने की रीजन क्या है? यहाँ पर हमने जो फंक्शन वैल्यू है 1/z जो थी, z चूंकि हमारे पास लेस देन 1 है तो डेल्टा हमने ऐसा चूज कर लिया जो कि लेस देन 1 है। तो z की जगह पे डेल्टा वैल्यू ली जा सकती है। तो दूसरी वैल्यू भी तो ऐसी लेंगे ना जो लेस देन 1 हो। तो जब डेल्टा लेस देन 1 होगा तो 9/10 की वैल्यू भी हमारे पास लेस देन 1 ही होगी। तो g1 और g2 दोनों ही ऐसे ले लिए हैं जो इस डोमेन से बिलोंग करने वाले हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे, g1 माइनस g2 दोनों का जो मॉड है वो क्या हो गया, वो हो गया है मेरे पास डेल्टा माइनस 9/10 डेल्टा। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे ना तो ये आप लोगों के पास 1 डेल्टा/10 आ जाएगा और ये भी लेस देन डेल्टा रहेगा। अच्छा, अब देखने में तो वैसे तो किसी नंबर को जब डिवाइड कर दिया जाए 10 पार्ट्स में तो अच्छा ये हमारे पास डेल्टा ही है तो डेल्टा/10 है जो दैट इज इक्वल टू लेस देन डेल्टा। तो मैंने g1 माइनस g2 को क्या कह दिया, दैट इज डेल्टा/10। ओके, ये मैंने अपने पास एक चीज रख ली कि g1 माइनस g2 का मॉड ये है। तो इसी को सिंप्लीफाई करते चले, f(g1 माइनस f(g2) इज इक्वल टू 1/g1 माइनस 1/g2। g1 क्या ले रखा है और g2 क्या ले रखा है, जब उनके रेसिप्रोकल्स लेंगे 1/g1 क्या आ जाएगा 1/डेल्टा, 1/g2 क्या आ जाएगा 10/9 डेल्टा। इसका भी सारे का एलसीएम ले लें तो 9 डेल्टा इसका एलसीएम आएगा। तो ऊपर जो है वो 9 माइनस 10 -1 बचेगा। या यूं कह लें कि मेरे पास जो सिचुएशन आएगी f(g1 माइनस f(g2) की, वो आ जाएगी 1/9 डेल्टा। अब एक बात मैंने पहले देख ली कि डेल्टा ऐसा चूज किया हमने जो कि सॉरी g1 और g2 ऐसे चूज किए हैं कि g1 माइनस g2 लेस देन डेल्टा है। f(g1 माइनस f(g2) इज इक्वल टू दिस। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि f(g1 माइनस f(g2) ये सारा हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर g1 माइनस g2 लेस देन डेल्टा, तो फिर हम इसको शो कर सकेंगे कि हमारे पास जो है ना यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हमारे पास इंश्योर हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो 1/9 डेल्टा आया है, तो 1/9 डेल्टा जो है ना, इसको हम यूं कह सकते हैं कि 1/9 डेल्टा बेसिकली डेल्टा वाज अ नंबर लेस देन 1, ठीक है। 1/डेल्टा जो होगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा ना। तो 1/9 डेल्टा, ये 1/9 डेल्टा को भी कह लें तो 1/9 से ऑब्वियसली ग्रेटर आ जाएगा। तो इसको उसने लिखा है 1/9 से ग्रेटर है, यूं कह लें कि दैट इज ग्रेटर देन 1/10 उसने लिखा है, क्योंकि डेल्टा वाज ग्रेटर देन 1 तो इसको सिंपल फॉर्म में उसने 1/10 से डिनोट करवा दिया। अच्छा, ये यहाँ पर ये जो केस आया है 1/9 डेल्टा का, अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए थी, किसी भी पॉजिटिव नंबर से लेस केस होना चाहिए था, जबकि ये तो हमारे पास क्या है 1/डेल्टा तो ग्रेटर देन 1 हो गया, और 1/9 डेल्टा जब करेंगे तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव किसी स्पेसिफिक वैल्यू से ग्रेटर केस में चली गई है। तो ये यूं कह लें कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी वाले क्राइटेरिया को लेस देन वाले केस में नहीं जा रही, बल्कि किस केस में चली गई है, ग्रेटर वाले केस के अंदर चली गई है। तो ग्रेटर वाले अगर केस के अंदर चली गई तो फिर हम इसको कह सकेंगे कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये वाला एमसीक्यू मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है जो आप लोगों के पीपीएससी के एग्जाम्स हैं। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट जहां पे भी मौजूद है
वहां पर ये जरूर पूछा जाता है कि 1/z यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस है। तो 1/z के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इसकी इंश्योर नहीं होती। इसके बाद जो हमारे पास चीज है वो डिफरेंशियबिलिटी की है। डिफरेंशियबिलिटी में ये हमारे पास z अप्रोचेस टू z नॉट है, f प्राइम ऑफ z नॉट है, ठीक है जी। या f प्राइम ऑफ z की अगर आप बात करें, बेसिकली तो यूं कह लें f प्राइम ऑफ z है। f प्राइम ऑफ z जब आप लोगों के पास आंसर आएगा तो वो फंक्शन आएगा। f प्राइम ऑफ z नॉट की अगर बात करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो नंबर होता है। ये हमारे पास नंबर फॉर्म में डेरिवेटिव है जो स्पेसिफिक किसी पॉइंट पे है, तो ये नंबर होगा। और f प्राइम ऑफ z अगर इसको लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या है, फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर मौजूद है। तो ये अब हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कि वो डिफरेंशियबल है या नहीं है। तो उससे पहले हम कुछ जो बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हर डिफरेंशियबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशियबल होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जैसे कि जी बार है, जी मॉड स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इनके बारे में जब हमने चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस हैं या नहीं है, तो याद रखें कि जी बार के बारे में जैसे हमने पहले भी शायद जी बार किया था या जी मॉड स्क्वायर, अभी इससे पहले एक डेफिनेशन में हमने किया था, सॉल्व फॉर्म में पढ़ा होगा। जी स्क्वायर हमने किया था इससे पहले, जी मॉड स्क्वायर नहीं किया था, जी स्क्वायर था फिर कंटिन्यूटी के लिए। चलें जी बार की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर चाहे आप लिमिट पुट कर लें, चाहे आप इसके अंदर फंक्शनल वैल्यू पुट कर लें, इसने चेंज नहीं होना, या लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इसकी डिफरेंट नहीं आएगी। इसका मतलब इसकी कंटिन्यूटी तो कंफर्म है कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस तो है, ये वाला जो फंक्शन होगा, तो कंटिन्यूटी तो इंश्योर होती है। जी है, जी मॉड स्क्वायर है, तो इसके अंदर आप लोग जी नॉट पुट कर दें, लिमिटिंग वैल्यू ले लें, दोनों सूरतों में हमारे पास जो है वो कंटिन्यूटी इसकी इंश्योर होती है। यूं कह लें कि दोनों फंक्शन जो है हमारे पास कंटिन्यूस, तो इजीली हमें पता चल रहा है कि कंटिन्यूस तो है। अच्छा, जब डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं ना, तो डिफरेंशियबिलिटी इस फार्मूले से आप लोग देखना चाहें तो पहले वाले की देखें तो ये क्या आ जाएगा, जी बार आ जाएगा एफ ऑफ जी, और एफ ऑफ जी नॉट क्या आ जाएगा, जी नॉट बार आ जाएगा ओवर जी माइनस जी नॉट। अब इसको तो आप लोग चेक ही नहीं ना कर सकते, ऊपर यानी कि यूं कह लें कि कॉन्जुगेट्स का डिफरेंस है, नीचे जो है वो नंबर्स का डिफरेंस है, तो ये यूं कह लें कि एग्जिस्ट नहीं करेगी लिमिट, तो हम सादा अल्फाज में कह लेते हैं कि डिफरेंशियबल नहीं है। तो जी बार जो है वो नॉट डिफरेंशियबल, इसको हम क्या कहते हैं, नॉट डिफरेंशियबल। अच्छा, जी मॉड स्क्वायर जो है, तो जी मॉड स्क्वायर के अंदर भी जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां पे भी इसका कॉन्जुगेट आ जाएंगे, जिसको सॉल्व करना फिर आसान है। तो हमें एक बात याद रखनी है इसके लिए कि डायरेक्ट किसी फंक्शन को देखकर ये अंदाजा लगा लेना कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इसके जब सिंप्लीफिकेशन के अंदर आते हैं ना, तो एक बार आ जाती है जिसके अंदर, ठीक है ना, तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या है, आसान नहीं होता। तो हम कह देते हैं कि जहां पर ये इस टाइप की सिचुएशन हो ना, वो डिफरेंशियबिलिटी उसके अंदर नहीं होती, ठीक है ना। तो हर कॉन्टिन्यूस हमारे पास, सॉरी, हर डिफरेंशियबल हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन हर कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबल नहीं होता। ये हमने डिफरेंट एग्जांपल से भी देख लिया, और ये दोनों एग्जांपल्स के बारे में बहुत ज्यादा दफा पूछा जाता है आप लोगों से। और वैसे भी जिसके अंदर जी बार इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो डिफरेंशियबिलिटी उसकी जो है ना वो चैलेंज हो जाती है। और डिफरेंशियबिलिटी से ही हमारा जो है ना क्लोजली रिलेटेड अगला एक टॉपिक है जिसका नाम है एनालिटिसिटी। डिफरेंशियबिलिटी से ही अगला एक है
एनालिटिक फंक्शन, ये एनालिटिसिटी जो हमारे पास है। अच्छा, एनालिटिसिटी क्या है? एनालिटिसिटी का क्लोज रिलेशन है डिफरेंशियबिलिटी के साथ। एनालिटिक फंक्शन के और भी बहुत सारे नाम हैं। एनालिटिक फंक्शंस को, क्योंकि आप लोगों से जब पूछा जाएगा तो ये पता होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन को रेगुलर फंक्शंस भी कहते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शंस भी कहते हैं। तो ये एनालिटिक फंक्शंस के और नाम हैं तीनों मतलब एनालिटिक फंक्शन के ही नाम है। और फिर एनालिटिसिटी और डिफरेंशियबिलिटी में क्या डिफरेंस है? बेसिकली डिफरेंशियबल फंक्शन ही एनालिटिक होता है, लेकिन एनालिटिक बनता कब है? जब हमारे पास एक फंक्शन क्या हो, ये एक डेफिनेशन यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, एक सिंपल क्राइटेरिया भी आप लोगों के साथ इसका डिस्कस कर लूंगा। पहली बात कि हमारे पास जो एफ ऑफ जी है ना, वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, और दूसरी बात ये कि एफ ऑफ जी जो है वो डिफरेंशियबल हो इन डोमेन। और वो डोमेन क्या होती है? वही जो जी मॉड लेस देन 1 या जो भी दी हो, चले मैं इसको डी एफ कह देता हूँ, कि पूरी डोमेन के अंदर फंक्शन क्या है? डिफरेंशियबल हो और सिंगल वैल्यूड हो। इसका एक और डेफिनेशन आम रूटीन में यूं लिखी जाती है कि कोई भी फंक्शन जो ना सिर्फ किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल हो जी नॉट पर, बल्कि उसके नेबरहुड पर भी डिफरेंशियबल हो, तो फिर उसको एनालिटिक कहा जाता है। तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन कभी आपको नजर आ जाए तो ये पता होना चाहिए कि एनालिटिसिटी किसी हर उस फंक्शन के लिए है जो ना सिर्फ किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल हो, बल्कि उसके नेबरिंग पॉइंट पे भी डिफरेंशियबल हो। अच्छा, हमने ये कहा था एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना? अब इसी तरीके से हम बात करते हैं एवरी एनालिटिक फंक्शन इज डिफरेंशियबल, बट एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन नीड नॉट टू बी एनालिटिक। यानी कि यूं कर लें कि हर एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशियबल है और हर डिफरेंशियबल कॉन्टिन्यूअस, तो हर एनालिटिक भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हर कॉन्टिन्यूअस का डिफरेंशियबल होना जरूरी नहीं और हर डिफरेंशियबल का एनालिटिक होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना? हाँ, एक बात जरूर है कि अगर कोई फंक्शन, हमने ये कहा कि एनालिटिक तब होता है जब वो किसी पॉइंट पर, डोमेन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल हो और उसके नेबरिंग पॉइंट पर डिफरेंशियबल हो। लेकिन अगर कोई फंक्शन पूरी डोमेन पे ही डिफरेंशियबल हो, फंक्शन डिफरेंशियबल ओवर कंप्लीट डोमेन, तो फिर वो पक्का एनालिटिक है। क्यों बोला? फिर आप जिस भी पॉइंट पे चेक करेंगे उस पे भी डिफरेंशियबल होगा और उसके नेबरिंग पॉइंट पे भी डिफरेंशियबल होगा। और हमने अभी एक बात कर ली, जिनकी दो फंक्शंस की हमने बात कर ली ना, कि जी बार और एक और फंक्शन था भी हमने लिया जी बार के अलावा, जी मॉड स्क्वायर। इन दोनों की ही हमने अभी चेक की थी कि क्या डिफरेंशियबिलिटी एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। तो चूंकि डिफरेंशियबिलिटी नहीं है तो एनालिटिसिटी इनकी चैलेंज हो जाएगी किसी यूं कह लें कि नेबरिंग पॉइंट्स के ऊपर या किसी एक पॉइंट पे। तो इसका मतलब जी बार की अगर हम बात कर रहे होते तो ये फिर एनालिटिक नहीं है, ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशंस को थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, सीआरडी इक्वेशंस का। सीआरडी इक्वेशंस क्या है? काशी रीमान डिफरेंशियल इक्वेशंस। काशी रीमान डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है जी? यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, और फंक्शन क्या है जी? u प्लस आयोटा वी। अगर f हमारे पास u प्लस आयोटा वी हो, u और v बेसिकली x और y कंपोनेंट है किसी भी फंक्शन के, तो u x इज इक्वल टू वी वाई और u y इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, इसको हम काशी रीमान डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। और याद रखिएगा, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो फिर ये चारों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते होंगे, होल्ड करते होंगे, और ये रिलेशन भी होल्ड करता होगा, इनके काशी रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन होल्ड करती होंगी। और अगर काशी रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन होल्ड कर रही हो
तो वो फंक्शन एनालिटिक होगा। तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यानी कि सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अगर काशी रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन होल्ड करे और ये चारों डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हो तो फंक्शन एनालिटिक होता है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उस एफ ऑफ जी के लिए ये चार डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहे होंगे और उनके दरमियान यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स का रिलेशन होल्ड भी करता होगा। ठीक है, तो फंक्शन जब आपको कोई भी दिया जाए कि फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है या नहीं है, तो आपने क्या करना है। लेट सपोज हमने अभी बात की कि जी बार की बात की थी, जी बार चूंकि डिफरेंशिएबल नहीं है, जी मॉड स्क्वायर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो पक्की बात है कि एनालिटिक है ही नहीं। लेकिन एनालिटिसिटी का वो वाला क्राइटेरिया भी तो देख लेते हैं ना, जो हमने अभी बात की। लेट सपोज ये वाली इक्वेशन वाला क्राइटेरिया कि हम इसमें चेक करने की कोशिश करते हैं, इनमें से कोई एक ले लेता हूं मैं, जी मॉड स्क्वायर ले लेता हूं फर्ज किया, तो एफ ऑफ जी क्या है, जी मॉड स्क्वायर। तो जी मॉड स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, जी मॉड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, तो जी मॉड स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ ऑफ जी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एफ ऑफ जी हमने कहा था लेना क्या है, यू प्लस एटा वी। यू भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है, वी भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब यू जो है वो रियल पार्ट के इक्वल, यू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, वी जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो वी इज इक्वल टू जीरो। तो u का भी x के लिए आज से डेरिवेटिव ले लेते हैं और y के लिए आज से भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, v का भी x के लिए आज से डेरिवेटिव ले लेते हैं, y के लिए आज से भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, और फिर कंपेयर करते हैं कि क्या ux vy के इक्वल है, नहीं, या uy माइनस ऑफ vx के इक्वल है, नहीं। तो दोनों रिलेशन नहीं होल्ड कर रहे, इसका मतलब यह कि ux जो है वो vy के इक्वल नहीं है और uy जो है वो माइनस vx के इक्वल नहीं है, CRD होल्ड नहीं कर रही, इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है। हाँ, जी मॉड स्क्वायर ना होता, जी स्क्वायर हो अगर अकेला, ये अब जो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूं जितनी भी, ये डेफिनेशन बताने के बाद, ये वो तकरीबन वही एग्जांपल हैं जिससे रिलेटेड कोई ना कोई फंक्शन उसने जरूर पूछा हुआ है कि एफ ऑफ जी अगर जी स्क्वायर हो, फिर आपने क्या करना है। हाँ, फिर आप कह सकते हैं कि जी स्क्वायर है तो जी क्या होता है, एक्स प्लस एटा वाई ना, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा ना, अयोटा स्क्वायर जब आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा। तो इसको हमने किसके इक्वल रखना था, u प्लस अयोटा v के। तो अब रियल को रियल के इक्वल रख लें, रियल क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इमेजिनरी क्या बन जाएगा 2xy। तो u का x के लिहाज से भी और y के लिहाज से भी डेरिवेटिव आप लोग ले लें, v का भी x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, y के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, और आप देखें कि क्या ux इज इक्वल टू वी वाई है, हाँ जी इक्वल है, होल्ड कर रही है। अच्छा, uy इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ vx है, हाँ जी uy और vx इक्वल है, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है, इसका मतलब होल्ड कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एनालिटिक है। तो हाँ याद रखिएगा, एनालिटिसिटी चेक करने का बेहतरीन तरीका है कि CRD इक्वेशंस, काशी रीमान डिफरेंशियल इक्वेशंस को चेक कर लें तो वो होल्ड कर जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा एक शॉर्टकट है हमारे पास कि वो तमाम के तमाम फंक्शंस जिनके अंदर, जिनके फार्मूला के अंदर जी बार इन्वॉल्व हो जाए, जी बार जब भी आ जाएगा तो डिफरेंशियबिलिटी इंश्योर नहीं होगी, तो हेंस कंटिन्यूटी भी, सॉरी एनालिटिसिटी भी इंश्योर नहीं होगी। तो याद रखिएगा, जिसके फार्मूले में आपको जी बार नजर आ जाए वो आप लोगों के पास एनालिटिक नहीं हो सकता। यही वजह थी कि जी बार भी एनालिटिक नहीं था। जी मॉड का स्क्वायर जो होता है ना, वो बेसिकली उसका फार्मूला है जी डॉट जी बार, जी मॉड के स्क्वायर का, तो इसमें भी जी बार इन्वॉल्व हो गया, इस वजह से ये भी हमारे पास एनालिटिक नहीं होता। तो ये दोनों बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो कि एनालिटिक नहीं है, दोनों ही डिफरेंशिएबल भी नहीं है, दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। डिफरेंशिएबल और एनालिटिसिटी, इन दोनों फंक्शन, कंटिन्यूटी दोनों की होल्ड करती है, जी बार और जी मॉड स्क्वायर की, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिसिटी होल्ड नहीं करती। और अब जी स्क्वायर है जिस तरह, अब जी स्क्वायर का, चूंकि हमने तो इसको एनालिटिक चेक कर लिया है जी स्क्वायर को, तो कि एनालिटिक भी है, तो जो फंक्शन एनालिटिक हो गया तो पक्की बात है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा और वो कंटिन्यूस भी होगा, क्योंकि एवरी एनालिटिक डिफरेंशिएबल होता है और हर डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस होता है। तो इनके बैक पे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी हमें। तो इस तरीके से आप लोगों को डिफरेंट फंक्शंस की एनालिटिसिटी जब चेक करनी हो
तो हमें पता होना चाहिए कि हमने काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करें। जो भी आपके पास फंक्शन हो उसका रियल पार्ट देखें, उसको यू कह दें, इमेजिनरी पार्ट देखें उसको वी कह दें, और फिर चेक कर लें कि एनालिटिक है या नहीं। एनालिटिक के बाद किसी भी फंक्शन के बारे में जो चेक करनी है चीज इंपॉर्टेंट, दैट इज हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शंस का हाँ, इसका नाम आपको बता देता हूं, पोटेंशियल फंक्शन भी कहते हैं इसको। जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को जब एनालिटिक की बात की तो एनालिटिक के दूसरे नाम भी बताए कि रेगुलर भी कहते हैं, होलोमॉर्फिक भी कहते हैं। तो ऐसे ही हार्मोनिक फंक्शन को पोटेंशियल फंक्शन का नाम भी दिया जाता है। और कोई भी फंक्शन जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन हो हमारे पास, और उसके अंदर जिस तरह हम बात करते थे ना कि काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। किसी कोई भी फंक्शन एफ है जो कि u प्लस योटा वी की फॉर्म में है, तो u और v के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें। तो हार्मोनिक के लिए अगर u और v के सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हों और ये वाला रिजल्ट होल्ड करे, पार्शियल टू यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल टू यू और पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। ये भी वही चीज है। और काशी-रीमान जैसे थी ना, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी और पार्शियल वाई, ऐसे ही ये है। तो हमारे पास यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 हो तो वो फंक्शन क्या होगा, हार्मोनिक होगा, या यूं कह लें कि इसको आप लोग कह सकते हैं पोटेंशियल फंक्शन भी कह सकते हैं। अच्छा, तो किसी भी u को आप लोगों ने, u बेसिकली ना आपको जहाँ पे भी टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ नजर आता है ना f ऑफ z, वो ऐसे नजर आते हैं, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y प्लस अयोटा v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y। लेकिन चूंकि मैं बार बार इसको x y नहीं लिख रहा, u और v ही सिंपल डिनोट कर रहा हूँ, तो u और v दोनों ही x और y दोनों पे डिपेंड कर सकते हैं। तो जब इसको एक मैं u ले लेता हूँ, कोई एक जनरल एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये चेक करना है कि हार्मोनिक है या नहीं। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के अंदर आता भी है कि हार्मोनिक है या नहीं है जी। तो हार्मोनिक चेक करने के लिए आपने इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, फिर एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेना है, इसी तरीके से वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, फिर फिर वाई के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेना है, और दोनों को आपस में ऐड कर देना है, यू एक्स एक्स और यू वाई वाई को ऐड कर देना है। अगर आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये हमारे पास हार्मोनिक है, वरना हार्मोनिक नहीं है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी होता है कि इसका u तो है, v कैसे निकालना है। तो v जो होता है ना, u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है, मतलब कॉन्जुगेट होता है, क्रॉसपॉन्डिंग कॉन्जुगेट, और वो निकाल सकते हैं आप लोग इसी काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन को के जो हार्मोनिक है हमारे पास फंक्शन, काशी-रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करते हुए ना आप लोग वो निकाल सकते हैं फंक्शन के कॉन्जुगेट को। लेकिन वो चूंकि एक लेंथी क्वेश्चन बन जाता है कि आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, और फिर उसको किसके इक्वल पुट कर लें, वी वाई को, तो फिर उसका इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वी निकल आएगा, तो वी को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन वो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, तो वो आप लोगों को जो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का प्रोसेस है वो इसके लिहाज से आ नहीं सकता। हाँ, अगर कभी आ जाए आप लोगों को, मतलब एक इन जनरल बात है, सिर्फ एक के लिए आपको चलिए मैं करवा देता हूँ कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो आया था ना, u x जब निकालते हैं उसको आप कह दें कि ये vy है, तो vy क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो vy की इंटीग्रेशन कर ले विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगी, v आ जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर y माइनस 3y स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, y क्यूब ओवर 3, तो y क्यूब लिख लेता हूँ, प्लस याद रखिएगा v के साथ जब विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ x आएगा ना, f ऑफ x भी लिख सकते हैं, g ऑफ x भी लिख सकते हैं, तो मैंने इसको g ऑफ x लिख लिया, तो ये वैल्यू आ गई है मेरे पास। अच्छा, इसका फिर आप लोग क्या करेंगे, यू वाई भी मेरे पास है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें, क्योंकि यू एक्स को वी वाई के बराबर रखना, तो उससे v निकल आया। अभी मेरे पास इसका कांस्टेंट नहीं मुझे पता, तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 6xy, और ये 0 हो जाएगा, प्लस g प्राइम ऑफ x, और वी एक्स किसके इक्वल होता है,
माइनस यू ऑफ वाई के, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स होता है। तो यू वाई वाली जो वैल्यू थी ना, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दें। तो नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स वाई के साथ, तो प्लस 6xy बच गया। तो ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो इस जी की जगह पे जब कांस्टेंट लिख देंगे तो वो वी आ जाएगा कि 3x² माइनस वाई क्यूब प्लस सम कांस्टेंट। तो ये तरीकाकार होता है कि आप यू एक्स को वी वाई के इक्वल और यू वाई को वी एक्स के इक्वल माइनस वी एक्स के इक्वल रख के तो एक दफा इंटीग्रेट कर लें, वी आ जाएगा, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कंप्लीटली फाइंड आउट कर लें। तो ये प्रोसेस होता है आपका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का। लेकिन कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने से रिलेटेड कोई इतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है आप लोगों को, इस वजह से आप लोग उनके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट ना भी निकालें तो कोई ऐसे इशू नहीं है। हाँ, जो हार्मोनिक है, हार्मोनिक चेक करना वो आपको थोड़ा सा लेंथी भी बाज़ औक़ात पूछे हुए उसने, अक्सर ऐसे हैं जिसके डेरिवेटिव आप लोग करने लगे तो थोड़े से लंबे चौड़े डेरिवेटिव उसके आ जाते हैं। तो उससे बेहतरीन हल ये होता है कि मैं आपको कुछ फंक्शंस दे दूंगा, वो आप लोग चेक कर लेंगे, तो उन्हीं में से ही अक्सर उसने पूछा हुआ होता है कि कौन सा इनमें से हार्मोनिक है कौन सा नहीं है। अच्छा, हार्मोनिक, एक हार्मोनिक से रिलेटेड अब एक और चीज है, पार्शल टू यू और पार्शल जी और पार्शल जी बार, जी के लिहाज से और जी बार के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जीरो आता है हार्मोनिक फंक्शन के लिए। ये एक कंडीशन है जो आप लोगों को वैसे ही प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है ना। और डिफरेंट फंक्शंस जो आप लोगों ने चेक करने हैं कि ये हार्मोनिक है या नहीं है, तो वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ, थोड़े से शॉर्ट जिनका होगा अभी लिखवा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, एक चीज आपको डायरेक्ट पता चल गई कि हार्मोनिक के अंदर हर वो फंक्शन, अच्छा हार्मोनिक और एनालिटिक दोनों थे ना, तो एनालिटिक के अंदर हमने किया था कि एनालिटिक अगर कोई फंक्शन है ना, एनालिटिक को तो चेक करना पड़ेगा सीआरडी होल्ड करती हो, लेकिन एनालिटिक ना होने के लिए जरूरी है कि अगर उसके अंदर जी बार मौजूद है ना तो फिर वो पक्का पता है कि एनालिटिक नहीं है। तो इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि अगर किसी फंक्शन का जी बार के लिहाज से डेरिवेटिव लें और वो जीरो आ जाए, जाहिर है जब उसके अंदर जी बार होगा ही नहीं तो उसका डेरिवेटिव ही नहीं आएगा, उसके लिहाज से डेरिवेटिव जीरो आ जाए या इंडिपेंडेंट ऑफ जी बार हो तो फिर वो फंक्शन एनालिटिक होता है। तो कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा अगर आप लोगों के पास पार्शियल एफ और पार्शियल जी बार जीरो आ जाए। पार्शियल एफ और पार्शियल जी बार जीरो आ जाए तो फंक्शन एनालिटिक भी होगा और फंक्शन की सी आर डी इक्वेशंस भी होल्ड कर रही होंगी। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि फंक्शन के अंदर जी बार मौजूद है तो उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा, और जी बार मौजूद है तो फिर ना वो एनालिटिक होगा ना सी आर डी होल्ड करेगी। और अगर उसमें जी बार मौजूद नहीं है तो फिर उसका जी बार के हिसाब से जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगी। तो फिर एनालिटिक भी होगा फंक्शन और उसका जो है काशी रीमान डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होल्ड कर रही होंगी। तो आपने जो, चलें एक एग्जांपल दे देता हूं, आप लोगों ने वो मुझे बाद में व्हाट्सएप कर देनी है। इसको चेक करना है कि ये आप